सभी जब वापसी में वहां पर पहुंचते हैं तो उनके मुंह से चीख निकल जाती है। चीख निकलने की वजह ये थी कि कुछ गलत नहीं था, वह सभी खुशी से चिल्लाते हैं क्योंकि सामने बाहर की तरफ सारे लड़के एक जगह आग जलाए हुए था और कई जगह पर सभी ने मिलकर कुछ न कुछ पका रहे थे। ये देख तो सभी खुश हो जाते हैं। सभी वहां जाते हैं तो देखते हैं आदित्य और अर्जुन दोनों ही एक जगह पर वेजिटेबल कबाब बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अधीरा और वीर दोनों ही मिलकर बाटी चोखा बना रहे थे। यहाँ पर आज सभी का एक अलग ही प्लान था, सभी को जोरों की भूख भी लगी थी। तभी कीर्ति बोलती है, जीजू क्या ये कबाब बन चुका है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए बोला, कम से कम पहले हाथ तो धो लीजिए साली साहिबा। ये सुन कीर्ति का मुंह बन जाता है और सभी हाथ धुलकर वहां पर आकर आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं और सभी आदित्य और अर्जुन की बना हुआ कबाब बैठकर खाने लगते हैं। वही आशिमा जाकर आदिरा के पास ही आपके पास बैठ जाती है। अधीरा आशिमा को देख बोलता है, तो आपका घूमना हो गया। ये सुन आशिमा बड़ी सी मुस्कान के साथ अधीरा से बोलती है, हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना हम यहीं रह जाए। ये सुन अधीरा उसे एक पल के लिए देखता है पर फिर कुछ नहीं बोलता। ये देख आशिमा चिढ़ते हुए बोलती है, यार कुछ बोला भी करो, कितनी शांत रहते हो। ये सुन अधीरा आशिमा को देखता है और फिर उठकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख आशिमा कुछ बोलती कि तभी अधीरा उसे आन्या और कीर्ति के पास ले जाकर बैठ देता है और फिर वापस जाकर अपना काम करने लगता है। ये देख आशिमा बड़बड़ाते हुए बोलती है, खड़ूस कहीं का। वहीं कुछ देर बाद सभी बैठकर बाटी और चोखा एंजॉय करते हैं। आज सभी कितने समय बाद कुछ देसी चीज खाए थे, सभी बहुत खुश थे। वही अधीरा आदित्य वीर अर्जुन चारों ही एक जगह बैठकर अपनी कुछ बातें डिस्कस करने लगते हैं। तो सभी बोर होते हुए एक जगह बैठ जाती है। वही जानवी एक्साइटेड होकर बोलती है, दी क्यों ना हम सभी इस माहौल को कुछ रोमांटिक बनाते हैं। ये सुन कीर्ति बोलती है, क्या वही तो मैं सोच रही हूँ। ये सुन जानवी उसके हाथ पर ताली मारते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। तभी प्रिया राहुल को कुछ इशारा करती है तो राहुल उठकर खड़ा हो जाता है और घर के अंदर से कुछ चोरी से छुपा कर लाता है। वही अर्जुन आदित्य वीर अधीर चारों ही एक जगह बैठकर अपना कुछ मीटिंग डिस्कस कर रहे थे। वही यह सभी एक गोल घेरा बनाकर एक एक गिलास में राहुल वाइन डालता है और गेम को समझाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, हमारा ट्रूथ और डेयर। तभी सनाया उठकर खड़ी होते हुए बोलती है, तुम सभी लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ आराम करने। ये बोल वह एक नज़र पीयूष को देखती हैं जो न जाने कब से उसे इग्नोर कर रहा था और यह चीज सनाया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वही रोहन भी उठकर जाने को होता है, तभी पीयूष उसका हाथ पकड़ खींचकर नीचे बैठते हुए बोलता है, अब हम इतने भी बच्चे नहीं हैं जो तुम हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हो। चलो कुछ एंजॉय करते हैं। ये सुन रोहन की नज़र एक पल के लिए जानवी पर जाती है जो कब से एक दूसरे से हंसी मजाक में लगे हुए थे। वही निम्मी को तो अब ये सब देखा ही नहीं जा रहा था। उसे जानवी और राहुल का बात करना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे खुद को राहुल का इग्नोर करना चुभ सा रहा था। अब तक इतना एंजॉय राहुल सिर्फ उसके साथ करता था, पर अब वो उससे बात तक नहीं या उसे देखता तक नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने ऐसा किया क्या है जो राहुल उसे ऐसे इग्नोर करता है। निम्मी की भी इच्छा नहीं थी, वो उठने को होती है तभी कीर्ति उसे खींचकर बैठाते हुए बोलती है, तू कहाँ जा रही है, चुपचाप बैठ यहाँ पर। जो देखो वो यहाँ से खीसक रहा है। वही पीयूष बोतल को घुमाते हुए बोलता है, तो लेट्स स्टार्ट।
ये बोल बोतल घुमाता है तो पहला शिवी के ऊपर जाता है। ये देख आन्या हाथ ऊपर करते हुए बोली, तुझसे तो मैं ही सवाल पूछूंगी। यह सुन शिवी उसे घूरते हुए बोलती है, अगर तूने कुछ भी अटपटा पूछा तो तेरी खैर नहीं है। ये सुन आन्या बोलती है, चुप कर, तेरी भाभी हूँ, भूल जाती है क्या, जरा तमीज से बात किया कर। ये सुन शिवी भी कुछ बोलने को होती है, तभी कीर्ति बीच में आते हुए बोलती है, यहाँ पर खेल हो रहा है या तुम दोनों का झगड़ा। तभी शिवी आन्या को घूरते हुए बोलती है, पूछो। तभी आन्या बोलती है, क्या तुमने कभी लाइफ में किसी से प्यार किया था, और यदि हाँ तो तुम दोनों कहाँ मिले थे। ये सुन शिवी दांत भींचते हुए आन्या देखती हैं, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। ये देख शिवी पहले तो सोचती है कि वह इसके बदले वही शराब का घूंट लगाए, पर फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, हम रोड पर मिले थे। ये सुन जानवी हंसते हुए बोलती हैं, ये कौन सा जवाब हुआ। ये सुनते ही शिवी बोलती है, अब जो सच है वो बता दिया। ये बोल आन्या को आंख मार देती है, जो उसे ही घूर रही थी। बेचारी आन्या, उसका तो मुंह ही बन गया था। वहीं धीरे धीरे सभी अपने खेल को खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और सभी गंभीर तरह से बैठे हुए थे। तभी अधीरा बोलता है, मैंने पता किया पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह इंसान आखिर है कौन, क्योंकि हमें गुमराह किया जा रहा है। ये सुन आदित्य, जो थोड़ी संजीदगी से बैठा था, वह बोलता है, हमें समझ नहीं आ रहा आखिर ये सोहेब अली अब तक शांत क्यों है। उसका भाई मारा गया, उसका बेटा मारा गया, पर उसने अब तक कुछ नहीं किया। ये सुनते हुए अर्जुन बोलता है, लगता है साला डर गया होगा कि जैसे उन दोनों के कुत्तों की जैसी मौत हुई वैसे ही कहीं उसकी ना हो। ये बोल वह हंसने को होता है कि वीर आदित्य और अधीरा तीनों की ही घूरती नजर उसे खुद पर महसूस होती है, तो वह चुप हो जाता है। तभी वीर बोलता है, हो सकता है कि यह सब उसका पहले से ही प्लान हो। ये सुन दोनों ही वीर को देखते हैं, तो वीर बोलता है, जहां तक मुझे लग रहा है ये सोहेब जब ये बात जानता था कि राजवंश परिवार पर असर का हाथ है, और यदि वो उसे चोट पहुंचाएगा तो दोनों की मौत हो सकती है, पर फिर भी उसने उन दोनों को मौत के मुंह में क्यों भेजा। क्या ये बात तुमने सोचा। ये बात सोचने की थी। वीर के ये कहते ही तीनों ही गंभीर हो जाते हैं। तभी अधीरा बोलता है, इसका मतलब वह जानता था कि इन दोनों की मौत हो सकती है। तभी वीर बोलता है, पर वह खुद के बेटे की जान क्यों देना चाहेगा। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वह बोलता है, हो सकता है कि उसे अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद, और यही वजह है कि वह अपने बेटे को हटाने के लिए ये घटिया रास्ता चुना था, ताकि इससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी अर्जुन बोलता है, वैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो शायद इससे कनेक्ट हो। ये सुन तीनों ही उसे देखते हैं, तो अर्जुन तिरछी स्माइल पास करते हुए बोला, पर उसके लिए मुझे तुम सबसे कुछ चाहिए। ये सुन तीनों ही उसे बुरी तरह से घूरने लगते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन ऐसा ही है। वह अपना काम निकलवाने के लिए वह ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। वही आदित्य आईब्रो ऊपर करता है, जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जाता था, यदि अर्जुन के पास इंफॉर्मेशन है तो जरूर कुछ बड़ी ही होगी, क्योंकि अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं था। वही आदित्य की बात सुन अर्जुन उससे बोलता है, वो तो मैं तुम सबसे समय आने पर ही कहूंगा, पर उसके लिए तुम सबको प्रॉमिस करना होगा। ये सुन आदित्य बोलता है, मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। ये बोल उठने को होता है कि अर्जुन उसका हाथ पकड़ रिक्वेस्ट टोन में बोलता है, ब्रो एक प्रॉमिस ही तो चाहिए, तुम्हारे छोटे से भाई को ऐसा भी कौन सा बड़ा चीज मांग रहा हूँ। ये बोल वो मिन्नत भरी नजरों से देखने लगता है, जिसे देख आदित्य को हंसी आ जाती है। उसके हंसते ही अर्जुन चिल्लाते हुए बोलता है, हुरे हंसी तो फंसी। उसके इतनी तेज चिल्लाने से उधर अपने में ही सब मशगूल उन सभी की तरह देखने लगते हैं।
उन सभी को देखते देख और दूर से ही अर्जुन उन सभी को चीयर अप करते हुए बोलता है, कंटिन्यू कंटिन्यू, तुम सभी एंजॉय करो। ये बोल वह आदित्य की तरह देखता है, पर बेचारे वह सब ये ध्यान भी नहीं देते कि सभी खेल खेल में कितने टुल्ला हुए जा रहे हैं। तभी अधीरा बोलता है, अब तुम कुछ बताओगे या फिर मैं यहाँ से जाऊँ? वह क्या है ना, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं उसे इतनी देर तक नहीं बैठने दे सकता। ये सुन अर्जुन अधीरा को घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो? ये सुन अधीरा बोलता है, ये ताना नहीं सच्चाई है, वो तुम ही थे जो मुझसे बड़ी बड़ी बातें हाँक करते थे कि तुम सबसे पहले प्रोग्रेसिव करोगे, पर तुम्हारा तो कहीं कोई अता पता ही नहीं है। ये सुन अर्जुन उसे घूरते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। वो क्या है कि मेरी बीवी पढ़ती है और मैं अभी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकता, नहीं तो अर्जुन तुमसे इस मामले में बेटा है। ये सुन अधीरा उसका मजाक उड़ाते उड़ाते हुए, च च च सो फनी। उन दोनों को आपस में ऐसे लगे, देख वीर और आदित्य दोनों ही एक दूसरे को देख एक आह भरते हैं। आखिर कोई नहीं जानता कि ये दोनों एक दूसरे से अगर बहस करने में शुरू हो जाए तो फिर वह जल्दी किसी की नहीं सुनते। आदित्य और वीर तो हमेशा एक साथ रहे थे, पर अंडरवर्ल्ड का काम संभालते हुए अधीरा और अर्जुन हमेशा ही एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दूसरे के हर जगह सुख दुख का साथी बने रहते थे। दोनों में ही काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी, या यूं कहा जाए अगर अधीरा अपनी कोई बात यदि शेयर करता भी था तो वह सिर्फ अर्जुन से ही। वही आदित्य उन दोनों को बात से भटकते देख थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो काम की बात करो। ये सुन दोनों सीरियस हो जाते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, जब मैं इस अनुराग नाम का इंसान के बारे में पता करने के लिए उसे एरिया में कदम रखा था, तो मुझे उस समय ये खबर मिली थी कि अनुराग अब्दुल अली और अशरफ दोनों ही शोएब अली का कुर्सी छीनना चाहते थे। हालांकि अशरफ और अब्दुल अली दोनों ही एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर कंपटीशन रखे थे, पर फिलहाल में दोनों एक दूसरे से मिलकर सोहेब अली को कुर्सी से हटाना चाहते थे। ये सुनते ही आदित्य चेयर पर लीन होते हुए, तो इसका मतलब अभी तक जो इतना बड़ा कांड सब किए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वह हमारी पावर देख सके। ये सुन अधीरा बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वीर बोलता है, और उस इंसान का क्या हुआ जो पीछा कर रहा था? ये सुन अधीरा तिरछी मुस्कान के साथ बोला, उसे जहां होना चाहिए था वो वहां पहुंच चुका है। तभी अर्जुन वीर से बोलता है, वैसे इस ऑफिस वाला मैटर क्या है? पता चला ऐसा कौन पैदा हो गया है जो हमारे ही बीच में रहकर हमारी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा है? वीर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगा। दरअसल जब भी यह सभी इकट्ठा होते थे सभी को कहीं ना कहीं शक होता था कि जरूर कुछ बातें हो रही है, और इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने की वजह से सभी ने ये जगह चुनी थी। ये जगह बहुत कम ही लोगों को पता था, पर उन्हें किसी को पीछा करते देखते हैं। वही आदित्य जो सब सुन रहा था, उसकी नज़र सामने अपने में ही मशगूल चल रही पार्टी पर नज़र पड़ती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आदित्य को एकटक उधर देखते देख सभी उधर देखते हैं। तभी आदित्य बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। ये सुनते ही सभी उस तरफ देखने लगते हैं और सभी उठकर जाकर वहां हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं आशिमा अपना सिर पकड़े बैठी थी, वही सभी एक दूसरे से अनापसना बके जा रहे थे और ना ही गेम में द्रुत पता चल रहा था ना ही डेयर। सभी बस वहां पर एक एक पैक लगाने में लगे थे। आदित्य झुककर आन्या के गिलास को उठाता है तो आन्या उसे छीनते हुए बोलती है, अबे कौन है, मेरा गिलास छोड़। ये कह वह छीनने को होती है तभी आन्या हाथ मारते हुए बोलती है, यह मुझे चार चार चेहरे क्यों दिख रहे हैं? तभी आदित्य उस गिलास को सूंघता है तो उसमें उसमें से वाइन की स्मेल आती है। यह महसूस होते ही वह सभी को घूरने लगता है।
तभी अधीरा असीमा से बोलता है, तुमने कुछ पिया तो नहीं ना। आशिमा जो सिर पकड़े बैठी थी वो उसे घूरते हुए बोलती है, अब तुम लोग खाली हो गए जब मैं तुम सभी को आवाज दे रही थी। ये बोल वो उठती है और बोलती है, आप सभी अपने बीवियों का देखो, कब से सभी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा। दरअसल आशिमा को पहले तो नहीं पता था, पर जब सभी पीने के साथ साथ एक दूसरे के आवाज और रंग चेंज होते हुए देखती हैं तभी उसे शक हो जाता है। वो शक दूर करने के लिए गिलास को उठाकर जैसे ही सुघने जाती है वैसे ही प्रिया उसे छीनते हुए बोलती है, दी आप यह मत पियो, यह आपके बच्चे के लिए नुकसान करेगा। तभी आशिमा को सारी बातें समझ आ जाती है कि यह सभी पार्टी के नाम पर यहाँ पर दारू पार्टी कर रहे हैं और वो यहाँ बेवकूफों के साथ बैठी हुई थी। पर वह आदित्य और सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहिए, पर कोई सुनता ही नहीं और वह जब भी उठने की कोशिश करती है उसके बगल में कीर्ति उसे पकड़कर बैठा देती। अधीरा आशिमा को लेकर कमरे में चला जाता है। वही आन्या आदित्य की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बड़े ही प्यारी आवाज में बोलती है, अभी आप मुझे गोदी में उठाकर ले चलो ना। पता नहीं क्यों मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये कह इधर उधर हाथ करने लगती है। आदित्य गुस्से में एक बार आन्या को देखता है। आन्या की लड़खड़ाई हुई आवाज सुन आदित्य उसे घूरता है। आन्या अपने हाथ फैला देती है, वही शिवी पीछे से बोलती है, भाई आपको पता है आपकी बीवी ने आज फुल टल्ली हो गई है। ये सुन आदित्य उसकी तरफ देखता है जो खुद झूम रही थी। ये देख आन्या बोलती है, नहीं मैंने नहीं पी थी, इसने पी है, देखो ना ये कैसे हवा में उड़ रही है। ये सब सुन तो आदित्य अपने माथे को सहलाता है और फिर जाकर शिवी को अपने गोद में उठाता है और वहां से लेकर चला जाता है। ये देख आन्या जोर से चिल्लाती है, अभी बीवी मैं हूँ आपकी, वह नहीं। फिर मुंह बना बोली, लगता है आपने भी चढ़ा ली है। ये सुन वीर अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, उन दोनों का खुद दिमाग उखड़ा था क्योंकि प्रिया और कीर्ति की हालत कुछ कम नहीं थी। इन सब में सबसे ज्यादा यदि किसी ने पिया था तो वह थी प्रिया, जिसने अभी भी अपने मुंह पर बोतल लगाया हुआ था। ये देख अर्जुन उसके हाथ से बोतल छीनते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें अंदर शराब का स्वाद चखाता हूँ। ये कह उसे खींचता है तो प्रिया उसे दूर करते हुए बोलती है, हु आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? प्रिया, अर्जुन सिंह राजवंश, मेरे पति को पता चलेगा तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। आई। ये सुन आन्या उसके बाल खींचते हुए बोलती है, आन्या सिंह राजवंश मैं हूँ, तू नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को राजवंश बोलने की? यह कह उसके बाल खींचती है। प्रिया अपने बाल छुड़ाते हुए बोलती है, बेवकूफ लग रहा है, तू भूल गई मैं भी राजवंश हूँ, उस घर की छोटी बहू। बगल में कीर्ति, जिसे वीर गुस्से में घूरते हुए संभाल रहा था, वह बोलती है, पर घर की छोटी बहू तो मैं हूँ तो आप? ये सुन वीर बोलता है, तुम घर की छोटी बहू जरूर हो पर राजवंश नहीं, इसलिए अपनी जुबान बंद करो और चलो यहाँ से। ये बोल वो उसे गोद में उठा लेता है तो कीर्ति अपने पैर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, हेल्प मी। यह सुन आन्या पीछे से वीर के शर्ट को पकड़ते हुए बोलती है, ऐ गुंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ले जाने की? यह बोल वीर के पीठ में एक मुक्का जड़ देती है। वीर बेचारा आज बुरी तरह से फंसा था। वो खुद को ही कोस रहा था कि उसने क्यों ध्यान नहीं दिया। वही आन्या उसे और धमकाती कि पीछे से आदित्य उसका हाथ पकड़ खींचते हुए बोलता है, आन्या बिहेव योर सेल्फ, और उसे खींचता है और वीर को इशारा करता है तो वीर कीर्ति को लेकर जा चुका था। वही आदित्य भी आन्या को रूम में छोड़कर बाहर आता है। वही अर्जुन प्रिया को कमरे में लेकर जा चुका था। अधीरा वापस आता है तो वह अपनी बहन को देखता है जो अलग ही झूमने में लगी थी। वह तो अभी तक अपने टास्क में ही निम्मी के साथ अंताक्षरी खेल रही थी और उसी के साथ रोहन, पीयूष और राहुल तीनों थे।
ये देख आधिरा आगे बढ़ता है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं जब उसकी नज़र रोहन पर पड़ती है, जो एकटक जाह्नवी को ही देखे जा रहा था, जो राहुल और निम्मी के साथ अपने में ही लगी थी। ये देख अधीरा के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वह झुकता है और जाह्नवी को खींचकर खड़ा करता है, तभी रोहन की नज़र अधीरा की आंखों पर पड़ती है, जो उसे अपनी नफरत और गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। ये देखते ही रोहन की बॉडी डर से सिहर से जाती है। उसका नशा सिर्फ अधीर के उसे एकटक गुस्से भरी आंखों से ही पीला पड़ जाता है। वो इसके आगे कुछ पैनिक करता, तभी आदित्य आकर उन दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। ये देख अधीरा अपने गुस्से का घूंट पीते हुए आदित्य को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। ये क्लियर था कि रोहन और उसके बीच जो भी है, उसके बीच आदित्य खड़ा था। अधीरा जाह्नवी को उठाकर उसे लेकर वहां से चला जाता है। वही रोहन की नजर आदित्य पर पड़ती है, तभी राहुल लड़खड़ाकर उठते हुए बोलता है, रुको, मैं अपनी बहन को अंदर ले जाता हूँ। ये कहकर वह नीचे गिर जाता है, तभी पीयूष उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, वह मेरी बहन है। पर वह भी लड़खड़ा जाता है, तभी वीर भी बाहर आता है और निम्मी को उठाकर ले जाता है। आज बेचारे सारे के सारे कुली बन गए थे, सभी को उठाकर ले जाने के लिए। राहुल आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, भाई, कोई मेरे को भी मेरे कमरे में छोड़ दो, बड़ा ही ठंडी लग रही है। तब तक सभी बाहर आ चुके थे सिवाय अर्जुन के। तभी आदित्य उन तीनों को घूरते हुए बोला, तुम तीनों के तीनों यही कड़ी ठंडी में पड़े रहो, ताकि तुम्हें समझ आए कि अभी तुमने जो हरकत की उसका अंजाम क्या हो सकता है। ये बोल वो और वीर अधीर तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी वीर और आदित्य दोनों ही गेट तक पहुंचाते हैं, तभी उन्हें अधीरा आता हुआ नहीं दिखाई देता। ये देख वो पीछे देखता है तो आदित्य की आंखें मीच लेता है। वही अधीरा उन तीनों के पास जाता है और अचानक रोहन के सामने बैठता है। उसके ऐसा करने से ही रोहन 2 कदम पीछे खिसक जाता है, तो अधीरा उसका कॉलर पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोलता है, अपनी ये नजरें दोबारा उसके ऊपर डालने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी यह आंखें निकालकर जमीन में गाड़ दूंगा। भूल मत तू कौन है। तुझे यदि जिंदा रखा हूँ, तेरी यही खुशकिस्मत है, और अपनी औकात में रहना। ये बोल वह उसे गुस्से में वही धकेल देता है। वही अधीरा वापस मुड़ता है तो उसकी नजरें वीर और आदित्य पर पड़ती है और वह वहां से अंदर चला जाता है। वही आदित्य जैसे ही रोहन के पास जाने को होता है, वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, कब तक तू सहारा बनेगा, कभी तो उसे खुद के लिए लड़ने दे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, भूल मत उसे, तूने हमने मिलकर उसे इतना मजबूत बनाया है। वो कमजोर नहीं है, भले ही हमारा खून नहीं है, पर हमने उसे मिलकर मजबूत बनाया है कि वो दुनिया से लड़ सकता है। ये सुन आदित्य गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है। वही रोहन जमीन पर सीधे लेट जाता है और अपने आंखें बंद करता है, तो उसके आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। वही पीयूष और राहुल बेचारे मायूस होकर खुद से ही चिपक कर सोने की कोशिश करने लगते हैं। वही वीर अपने कमरे में जाता है तो कीर्ति उसे अपने बिस्तर पर बैठी हुई दिखती है। ये देख खुद ही सोचता है, अभी तो इतनी उछल रही थी, अब क्या हुआ। ये बोल वह दरवाजा चिपका वह उसके पास जाता है। तभी वह कीर्ति को छूता है तो कीर्ति अपनी नजर ऊपर करती है, तो कीर्ति की आंखों में आंसू देख वीर परेशान सा हो जाता है। वो उसके पास बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। ये सुन कीर्ति बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है और सिसकने लगती है। ये देख वीर अपना सर झटकता है और जाकर उसके बगल में बैठ उसे सीधा करता है, तो कीर्ति फिर से नम आंखों से उसे देखने लगती है। तभी वीर उसे खींच कर बैठाता है और उसे अपने हाथों का टेक लगा बोलता है, क्या बात है, नशे में होने की वजह से तुम लगता है आन्या बन गई हो।
ये सुन कीर्ति वीर को घूरते हुए बोली, मैं कीर्ति हूँ, आपके पास आजदी कैसे आ सकती है, वो आपकी बहन है, भूलिए मत। ये बोल अपना नाक फुला लेती है। वीर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मेरी इतनी प्यारी सी बीवी रो क्यों रही है? ये सुन कीर्ति वीर को देखते हुए उसके गालों पर हाथ रख बोलती है, वीर आज तक आपने मुझे अपने अपने बारे में क्यों नहीं बताया? आपको पता है जब से मैंने सुना है यह आपका घर है, मेरे मन में न जाने कितने सवाल है। पर आपकी आंखों को देखकर लगता है आप मुझे कुछ नहीं बताने वाले। ऐसा क्यों, क्या आप मुझे बच्ची समझते हैं? ये सुन वीर एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर उसकी नाक खींचते हुए बोलता है, तुम अभी भी बच्ची ही हो। ये सुन कीर्ति उसे खुद से दूर करते हुए बोली, वीर मैं आपकी वाइफ हूँ। कल के मैं आपके बच्चों की माँ बनूंगी तो क्या तब भी आप मुझे बच्ची बोलेंगे? उसकी इतनी प्यारी और यह बातें सुन एक पल के लिए वीर निशब्द हो जाता है। बच्चे, उसने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। न जाने क्यों ये बात सुनकर उसके मन में एक अलग ही उमंग सा आने लगता है, पर फिर सामने बैठी लड़की को देखता है जो उम्र के साथ साथ हरकतों से भी अभी बच्ची थी। हाँ, ये बात अलग है कि समझदार भी बहुत ही थी। ये सब उसे देखते हुए अपने ख्यालों को झटक देता है। तो कीर्ति बोली, वीर आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ वो अभी तो बिल्कुल नहीं ये सोचना चाहता था। वीर कीर्ति से कुछ कहता तभी कीर्ति का एक अलग ही आलाप शुरू हो गया, वीर मुझे बच्चे चाहिए। ये सुन वीर उसे घूरते हुए बोला, अच्छा और वह तुम क्या करोगी बच्चे का? ये सुन कीर्ति बोलती है, इतना प्यारा सा छोटू सा मोनू सा बेबी, आपको पता है जब से मुझे आशिमा दी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब से ना मुझे भी बच्चे चाहिए। को कितने प्यारे होते हैं, हाय। ये सब बोलते हुए वह अलग ही दुनिया में जा रही थी। तभी वीर उसे घूर कर देखने लगता है। तभी वीर कीर्ति को देखते हुए बोला, तुमने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है, अब चुपचाप सो जाओ। ये बोल वह लेट जाता है और कीर्ति को खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर कंबल ओढ़ा देता है। 1 मिनट भी नहीं बीतता है कि वीर को अपने सीने पर कीर्ति के हाथ चलते हुए महसूस हुई। यह महसूस होते ही उसके हाथों को पकड़ बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम आग से खेल रही हो? ये सुन कीर्ति नशे की हालत में करवट बदल उसके पास जा उसके आंखों में देखते हुए बोलती है, मुझे आग से खेलना बहुत पसंद है। कीर्ति की नशे में लाल आंखें, लाल होठ, चेरी जैसे गाल जो बिल्कुल लाल हो चुके थे। आंखों में एक अलग ही नशा। वीर उसे देखने लगता है जो उसे पूरी तरह से अट्रैक्ट कर रही थी। वीर को खुद को देखते देख कीर्ति अपने हाथ उसके चेहरे पर फिराने लगती है। चेहरे से होते हुए उसके सीने तक, फिर उसके कमर तक। यह महसूस होते ही वीर उसे पलट बिस्तर पर नीचे कर उसे देखते हुए बोलता है, सुबह रात के लिए रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना और दोस्तों मुझे देना भी मत। यह बोलने के बाद ही वह उसके लाल हो चुके होठों पर अपने होंठ रख चुका था और वह उसे किस करने लगता है। किस करते हुए ही वह धीरे धीरे उसमें गुम होता चला जाता है। वही कीर्ति जो नशे में थी उसे ये सब काफी प्लेजर महसूस करा रहा था। धीरे धीरे दोनों के ही कपड़े रिमूव हो बिस्तर पर इधर उधर पड़े थे और दोनों ही अपने प्यार में पूरी तरह से गुम हो चले थे। अर्जुन के कमरे में प्रिया फुल अपने नशे में होने का फायदा उठा रही थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और बेचारा अर्जुन कभी उसकी हाथ दबाता तो कभी पैर। वो खुद से ही खींचते हुए बोलता है, कहाँ पूरी दुनिया मुझसे डरती है और ये लड़की अपने हाथ पैर दबवा रही है। प्रिया अपने पैरों को इधर उधर करते हुए बोलती है, यहाँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। अर्जुन बेचारा वह तो मजबूर हो गया था क्योंकि पहले ही उसे जब मना किया था तो प्रिया अपनी हड़कंप मचाते हुए कमरे के बाहर भागे जा रही थी। मजबूरी में अर्जुन रात को कोई बवाल नहीं चाहता था क्योंकि उसके भाई उसे ही उल्टा दोष देते। इसलिए वह मजबूर होकर कर रहा था और प्रिया को देख मन ही मन में बोलता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा।
वही प्रिया अर्जुन को ही देखे जा रही थी, जो उसे घूरते हुए उसकी कभी पैर दबाता तो कभी हाथ। यह सब देखते देख प्रिया के आंखों में आंसू आ जाता है और वह पलटकर लेट जाती है। उसके आंसू अर्जुन से छिपी नहीं थे। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर वह उसके पास जाता है और उसे पलट खुद के पास उसे सीने से लगा लेता है। प्रिया बोलती है, अर्जुन मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ये सुन अर्जुन उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसके चेहरा एक हाथों में पकड़ बोलता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? ये सुन प्रिया बोलती है, तुम मुझसे कभी बोर तो नहीं होंगे ना? ये सुन अर्जुन उसे गुस्से में घूरने लगता है और बोलता है, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा? ये सुन प्रिया उसे देखते हुए बोलती है, तुम शादी से पहले एक प्लेबॉय थे और ऐसे लोग एक लड़कियों में कभी नहीं टिकते। वह ये बात कहती ही है कि तभी अर्जुन उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। काफी देर के किस के बाद वह उसे छोड़ते हुए बोलता है, -10 बच्चों का बाप बन जाऊंगा तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा, समझी बुद्धू? अब फालतू का दिमाग मत लगाया करो। ये बोल प्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद प्रिया बोलती है, पर मैं 10 बच्चे नहीं चाहती। ये सुन अर्जुन उसे घूरते हुए बोलता है, ठीक है 5 तुम पैदा कर लेना, 5 में कर लूंगा। ये सुन प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ये ठीक है। ये बोल उसके सीने से लग जाती है और अर्जुन आंखें बंद कर लेता है। वही आदित्य के कमरे में आन्या बिस्तर पर बैठी हुई थी। वही आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है, जो इस समय शर्टलेस सिर्फ लोअर पहना हुआ था, और बाहर निकलते ही वह घूरते हुए आन्या को देख रहा था, जो सर नीचे किए बैठी थी। दरअसल आन्या ने कभी इतनी शराब पी नहीं थी। उसने कॉलेज के समय 1-2 बार पिया था, पर आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। क्योंकि सब ट्रुथ और डेयर के चक्कर में सभी ने काफी नशा किया था और अंदर आते हुए वह आदित्य को काफी परेशान किया जा रही थी। पर इस परेशानी में उसे उल्टी हो जाती है, जो सीधे आदित्य के ऊपर ही करती है। बेचारा आदित्य रात को ठंड में वॉशरूम से अपने कपड़े चेंज कर बाहर आ रहा था। वही आन्या को उल्टी करने से उसकी काफी ज्यादा शराब के नशा तो उतरे चुकी थी। तभी आदित्य आकर बिस्तर पर बैठता है तो आन्या धीरे से बिस्तर पर लेट जाती है और पूरा कंबल लेकर जैसे ही उड़ने को होती है, वैसे ही आदित्य उसे कंबल को पकड़ लेता है और उसे कंबल ओढ़ने नहीं देता। ये देख आन्या रिक्वेस्टिंग टोन में बोलती है, प्लीज मुझे सोने दीजिए, हम सुबह बात करेंगे, मुझे अभी आपकी कोई डांट नहीं सुननी है। ये सुन आदित्य उसे घुरते हुए कंबल को उससे दूर करते हुए खुद के ऊपर और आन्या के ऊपर डालते हुए बोलता है, और जो तुमने अभी यह इतना घटिया गंदा काम की हो उसका पनिशमेंट तुम्हें नहीं लेना। ये सुनते ही आन्या उसे देख मासूम सी आवाज में बोलती है, क्या आप मुझे पनिशमेंट दोगे? ये सुन आदित्य एक पल के लिए आन्या को देखता है, जो इस समय ब्लू कलर की लॉन्ग सूट पहनी हुई थी। उसके गले में अभी भी उसका दुपट्टा था। बाल खुले होने से पूरी तरह से बिखरे हुए थे, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आदित्य उसकी तरफ झुककर उसके दुपट्टे को उसके गर्दन से हटाते हुए बोलता है, तुम्हारी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें सुबह दूंगा, पर अभी मेरी एक पनिशमेंट तो ले लो। यह बोल वह झुककर आन्या के गर्दन पर अपनी होंठ रख उसे किस करने रखता है। उसका ऐसा करना आन्या के हाथों की मुट्ठियां अपनी ड्रेस पर कस जाती है। यह महसूस होते हैं आदित्य उसके हाथों में अपना हाथ कस देता है और उसे देख बोलता, जो ये खुशबू है ना, मुझे तुम्हारे पास आने को मजबूर कर देती है। ये कह उसके नाक पर किस कर देता है। आन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी आदित्य आन्या के चेहरे को देख बोलता है, आन्या एक बात पूछूं? ये सुन आन्या हाँ में सिर हिलाती है तो आदित्य बोलता है, अगर तुम्हें कभी ये लगे कि मेरा अतीत तुम्हारे सामने आए तो तुम कैसा रिएक्ट करोगी? ये सुन आन्या आदित्य को देखती हैं, फिर उसे देख बोलती है,
अगर अतीत अतीत रहे तो ज्यादा अच्छा है। वो अगर हमारे रिश्ते में आने की कोशिश नहीं करेगा तो मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम है, पर यदि कोई आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वह आदित्य की गर्दन में हाथ डाल खुद के करीब खींच लेती है। वही आदित्य आन्या के चेहरे को गौर से देखता है और फिर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही आन्या अपनी आंखें बंद कर देती है और आदित्य के गर्दन में अपने हाथ डाल देती है। आदित्य, जो लगभग आन्या की इतने दिनों बाद करीब आया था, वह आन्या का स्पर्श पाते ही वह पिघलने से लगता है और वह अपने हाथ आन्या के हाथों को छोड़ा उसकी कमर को सहलाते हुए वह उसे काफी डीपली किस और काफी पैशनेट किस करने लगता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी किस हार्ड होती जा रही थी। वही आदित्य के पैशनेट किस से आन्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन पर आ जाता है और वो उसके गर्दन को चूमने लगता है। धीरे धीरे लगभग 10 मिनट के बाद ही वह आन्या की सूट का चेन खोल उसके पीठ को चूमने लगता है। वह ही आन्या आंखें बंद कर बस आदित्य के प्यार को महसूस किए जा रही थी। आदित्य आन्या को खींच कर बैठाता है जो गहरी गहरी सांस ले रही थी और आंखें बंद की होती है। तभी आदित्य के रुकने से वह अपनी आंखें खोलती है तो आदित्य उसकी आंखों में देख जैसे कुछ पूछ रहा हो। तभी आना अपनी नजरें झुका लेती है। आदित्य आन्या छोड़कर वहां के लाइट को डीम कर देता है और कुछ ही पल में वह आन्या के ऊपर उसके सूट को रिमूव कर देता है और धीरे धीरे वह आन्या के पूरे बॉडी को किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के पल में खोते जा रहे थे। वहीं आन्या ने आदित्य की नजदीकियों को महसूस करने लगती है। कुछ देर में दोनों की सांसों की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज जाती है। वही आन्या उसके नीचे किसी गुड़िया की जैसी पड़ी हुई थी। वही आदित्य उसे पूरी तरह से अपने प्यार में रंग चुका था। इतने समय के बाद दोनों के करीब हुई एक अलग ही सुखद थी, जो उनके चेहरे से मुस्कान से दिख रही थी। इस बात से अनजान के आने वाले समय उनके जीवन पर क्या पहाड़ लाने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, जानने के लिए पढ़ते रहेंगे स्टोरी।